हेलो डियर नर्सिंग एस्पिरेंट, वेलकम टू अड्डा 24/7। अड्डा 24/7 की नर्सिंग क्लासेस पर आपका स्वागत है। बड़ी बड़ी मंजिलें तय होती हैं पहले कदम से। जी हाँ, पहले कदम से ही बड़ी मंजिल मिलती है। बड़ी मंजिल तभी मिलती है जब हम एक पहला कदम उठाते हैं, एक पहला स्टेप लेते हैं। तो हम एक पहला कदम ले चुके हैं, फर्स्ट स्टेप ले चुके हैं। यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं गायनेकोलॉजी की क्लासेस। तो सबसे पहली चीज हम यहाँ पर आज देखने वाले हैं, सबसे बेसिक चीज देखने वाले हैं। इंट्रोडक्शन देखेंगे कि गायनेकोलॉजी क्या होता है, मिडवाइफरी क्या होता है। इन सब चीजों के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपको दिया हुआ है इंट्रोडक्शन टू मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग, है ना। तो इन सब में हम सबसे पहले चीज तो देखेंगे कि क्या क्या चीज टॉपिक्स है वो कवर किया गया है आपकी इस क्लास में, है ना। इस क्लास में मे भी ना हो, लेकिन आगे की क्लासेस में कवर की जाएंगी, इस सीरीज में कवर की जाएंगी। इसके ये जो आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है, ये 3 वीडियोस में आने वाला है, 3 पार्ट में डिवाइडेड है। तो ये पहला पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कवर किए जाएंगे इस क्लास में। सबसे पहली चीज आपको कवर करवाया जाएगा इंट्रोडक्शन टू कॉन्सेप्ट ऑफ मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग। और दूसरी चीज है आपका ट्रेंड्स टू मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग। फिर देखेंगे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, है ना। हिस्टोरिकल देखेंगे किस तरह से ये मिडवाइफरी का चलन हुआ, है ना। फिर देखेंगे लीगल एंड एथिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मिडवाइफरी। तो सबसे पहले है आपका इंट्रोडक्शन देखना है, उसके बाद देखेंगे क्या क्या ट्रेंड्स रहे हैं, क्या किस तरह के बदलाव हुए हैं, और फिर देखेंगे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, है ना। फिर देखेंगे लीगल एंड एथिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मिडवाइफरी। एंड नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका प्री कंसेप्शन केयर एंड प्रिपेयरिंग फॉर पेरेंटहुड। फिर है रोल ऑफ नर्स इन मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल केयर, नेशनल पॉलिसीज एंड लेजिस्लेशंस इन रिलेशन टू मैटरनल हेल्थ एंड वेलफेयर, मैटरनल मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी एंड फर्टिलिटी रेट्स, पेरीनेटल मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी रेट्स। तो ये टॉपिक्स जो है बेसिकली कवर किए जाएंगे, है ना। तो इस वीडियो में आपको सबसे पहली चीज मैं बता दूं कि सारी चीजें कवर नहीं की जाएंगी। मैं फिर से बता दूं, ये 2-3 पार्ट में आने वाला है। तो सबसे पहले तो हम आज ये कवर करेंगे इंट्रोडक्शन एंड कॉन्सेप्ट। इंट्रोडक्शन देखेंगे कि मिडवाइफरी प्रोफेशन क्या होता है, ऑब्स्टेट्रिकल नर्स क्या होती हैं, उनका क्या रोल होता है। और फिर हम देखेंगे डिफरेंट टाइप के टर्मिनोलॉजीज जो कि आपके इस आपके जो ये जो पूरा स्टडी करेंगे गायनेकोलॉजी, इसमें कौन कौन से टर्म्स जो है वो यूज होते हैं और उनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या क्या ट्रेंड्स रहे। ट्रेंड्स मतलब कि किस तरह के बदलाव आए हैं, करंट टाइम में क्या ट्रेंड चल रहा है मिडवाइफरी को लेकर, और बोल सकते हैं कि ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग को लेके क्या ट्रेंड चल रहे हैं इस समय, किस तरह से लोग अभी डिलीवरी प्रेफर करते हैं, ये सारी चीजें देखेंगे। और फिर हम देखेंगे थोड़ा सा शॉर्ट में, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, आज इस क्लास में होगा आपका हिस्ट्री, ब्रीफ में हिस्ट्री देखी जाएगी कि किस तरह से मिडवाइफरी का चलन स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि बहुत समय पहले क्या होता था कि बिफोर द इंडिपेंडेंट, जब लोगों को बहुत नॉलेज नहीं थी, वो बहुत अवेयर नहीं थे, है ना। तो लोग क्या करते थे कि दाई को प्रिफर करते थे डिलीवरी करवाने के लिए, है ना। तो जो दाई होती थी वो क्या करती थी, डिलीवरी का प्रोसेस उन्हीं के द्वारा होता था कि किसी बच्चे का जन्म करवाना है तो वो दाई ही देखती थी। बेसिकली दाई बताए तो दाई ऐसी लेडीज होती थी जो ओल्ड लेडीज होती थी, उनको बहुत सारा एक्सपीरियंस होता था, है ना। वो पहले खुद मदर रह चुकी होती है तो उनको एक्सपीरियंस रहता था, तो लोग उनको प्रेफर करते थे। लेकिन वो तो ठीक था कि एक्सपीरियंस था उनको, बट वो बहुत सारी चीजों से अनअवेयर थी कि जैसे सेप्सिस हो गया, उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। वो लेबर की प्रोसेस और उसके मैकेनिज्म से इतनी अवेयर नहीं थी, बिल्कुल भी अवेयर नहीं थी। तो फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे उस चीज को देखा गया कि इससे काफी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, काफी अवेयरनेस आई। फिर उसके बाद क्या हुआ, कुछ लोगों ने स्टेप्स उठाए। किन लोगों ने स्टेप्स उठाए वो हम आगे क्लास में देखेंगे। उन लोगों ने स्टेप्स उठाए और उनको क्या ट्रेन किया गया, ट्रेनिंग दी गई एक अच्छे से डिलीवरी करवाने के लिए, सेफ डिलीवरी करवाने के लिए, सेफ मदरहुड के लिए, वो सारी चीजें हम देखेंगे।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम इंट्रोडक्शन में देखेंगे सबसे पहले कि मिडवाइफरी कौन होती है और ऑब्स्टेट्रिकल नर्स कौन होती हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो देखिए, मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्स स्पेशलाइज्ड फील्ड within the healthcare that focus on the care of women during pregnancy, childbirth and postpartum period. Midwives provide primary care throughout pregnancy and childbirth. ठीक है, तो पहली चीज तो ये हो गई, यहाँ पे ये बोला गया है कि मिडवाइफरी क्या होती है, जिनको किसका नॉलेज हो, ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग का नॉलेज होता है। ठीक है, फील्ड विद द हेल्थ केयर दैट फोकस ऑन द केयर ऑफ विमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, तो मिडवाइफरी क्या होती है, ऐसी विमेन होती है या फिर ऐसे प्रोफेशनल्स होते हैं जिनको क्या प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ का नॉलेज होता है कि किस तरीके से चीजों को प्रोसेस करना है, उसका पूरा उनको नॉलेज होता है। पहली चीज तो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी है ना, मिडवाइफरी का काम क्या होता है कि असिस्ट करना है ना, एक सेफ डिलीवरी करवाना है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी है ना। उसके पहले भी वो केयर, उनका केयर करना होता है, जिस तरह से मदर का है ना, प्रेग्नेंट लेडी का जिस तरह से केयर करना होता है, उनको इस चीज का भी नॉलेज होता है। दूसरी चीज, उनको उस डिलीवरी के बाद भी जो प्रोसेस होती है ना, उसका भी उन्हें नॉलेज होता है, किस तरह से बच्चे का ख्याल रखा जाता है। ये सारी चीजों की नॉलेज किसको होती है, मिडवाइफरी को नॉलेज होती है। ठीक है, मिडवाइफरी क्या होती है, एक तरह से बोल सकते हैं विद विमेन होती हैं। ठीक है, विद मिडवाइफरी का मतलब होता है विद विमेन और वाइज विमेन। ठीक है, ये क्या होती है, एक बुद्धिमान महिला होती हैं जिनको क्या पूरी चीजों की नॉलेज होती है, पूरे प्रोसेस की नॉलेज होती है, उसके रिस्क फैक्टर, उसके ट्रीटमेंट है ना, उन सब चीजों का नॉलेज होता है किसको, मिडवाइफरी को। ठीक है, ये सारी चीजों का ख्याल रखती हैं है ना। ये क्या होती है, ट्रेंड होती है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है प्रॉपर, ये पढ़ाई करते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं। ठीक है, तो वो होते हैं मिडवाइफरी। दूसरी चीज, मिडवाइफ प्रोवाइड प्राइमरी केयर है ना। मिडवाइफ जो होती है वो क्या करती, प्राइमरी केयर प्रोवाइड करती है। ठीक है, मतलब कि वो प्राइमरी लेवल पे केयर प्रोवाइड करती है। वहीं अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, बिफोर द प्रेगनेंसी, आफ्टर द प्रेगनेंसी, तो वो जिम्मेदारी किसकी होती है, ऑब्स्टेट्रिकल नर्स की है ना। ऑब्स्टेट्रिकल नर्स के थोड़ा एडवांस लेवल की होती है, थोड़ा सा मतलब एडवांस नॉलेज होता है इनको कि चीजें, अगर कोई केस जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो गया है तो वो कौन देखेंगे, ऑब्स्टेट्रिकल नर्स। उनका काम वो किसके अंदर आएगा, ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग के अंदर आएगा। तो ये बेसिक डिफरेंट है मिडवाइफ्स में और ऑब्स्टेट्रिकल नर्स के बीच है ना। तो नर्स क्या करती है, सबसे पहले मिडवाइफ्स का काम कहाँ पर होता है कि प्राइमरी हेल्थ केयर है ना, प्राइमरी लेवल पे जो देखभाल होती है वो कौन करेंगे, आपके मिडवाइफ्स करेंगी। और कॉम्प्लिकेटेड चीजें अगर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो गई या फिर थोड़ा सा एडवांस चीजें चाहिए है ना, नॉलेज थोड़ा एडवांस चाहिए, तो वहां पे कौन काम करेगा, ऑब्स्टेट्रिकल नर्स काम करेंगी है ना। तो ये चीज हो गया बेसिक डिफरेंस। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। midwifery and obstetrical nursing are specialized field with healthcare that focus on the care of women during pregnancy, childbirth, postpartum period. Midwives provide primary care throughout pregnancy and childbirth, while obstetrical nurse work in hospitals and other healthcare setting to provide a specialized care for women with high risk of pregnancies or complications है ना। अगर हाई रिस्क होगा तो कौन देखेंगे, आपके ऑब्स्टेट्रिकल नर्स देखेंगी है ना। उनका वहां पे किसका रोल होता है, ऑब्स्टेट्रिकल नर्स का रोल होता है। चलिए, तो ये तो बेसिक चीज हो गई। अभी हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स के जो टर्म्स यूज किए जाते हैं गायनेकोलॉजी में, तो वो आपको पता होने चाहिए। तो देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो टर्मिनोलॉजीज में देखते हैं तो सबसे पहली चीज क्या दी हुई है, मिडवाइफरी है ना। मिडवाइफरी क्या होता है, नॉलेज होती है एक तरह। मिडवाइफरी क्या बोल सकते हैं, नॉलेज होती है एक तरह का नॉलेज होता है जो कि नेसेसरी होता है, जरूरी होता है, किस लिए, परफॉर्म द ड्यूटी, नॉलेज नेसेसरी टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ मिडवाइफ है ना। मिडवाइफ की जो ड्यूटी परफॉर्म कर ले, मिडवाइफ का काम क्या होता है, प्रेगनेंसी करवाना बहुत अच्छे से है ना, सेफ मदरहुड का ध्यान रखना और
उसके और जो भी चीज़ें एडवाइस देनी है मदर को, है ना, वो सारी चीज़ों का काम, वो सारे काम कौन करता है? मिडवाइफ्स करती हैं। तो जो भी नॉलेज होता है उस नॉलेज को क्या बोलते हैं? मिडवाइफरी बोलते हैं, है ना। मिडवाइफ का जो काम है ना, जो ड्यूटी है, उसको परफॉर्म करने के लिए जो नॉलेज चाहिए होता है उसको क्या बोलते हैं? मिडवाइफरी बोलते हैं। दूसरी चीज दी हुई है ऑब्स्टेट्रिक्स। ऑब्स्टेट्रिक्स है ना। ऑब्स्टेट्रिक्स क्या है? इज द ब्रांच ऑफ मेडिसिन विच डील्स विद द मैनेजमेंट ऑफ प्रेगनेंसी, लेबर एंड प्यूपेरियम। ठीक है, तो ऑब्स्टेट्रिक्स क्या होता है कि एक मेडिसिन का एक ब्रांच होता है जहां पर क्या चीजें देखी जाती है, किससे डील किया जाता है, मैनेजमेंट किससे मैनेज किया जाता है, मतलब क्या चीजें मैनेज की जाती है, प्रेगनेंसी को, है ना, लेबर को और प्यूपेरियम को। फिर नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है वो है गायनेकोलॉजी। गायनेकोलॉजी क्या है? इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच ट्रीट्स डिजीज ऑफ फीमेल जेनाइटल ऑर्गन। ठीक है, गायनेकोलॉजी क्या होता है? एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जो जितनी भी डिजीज होती है रिलेटेड टू फीमेल जेनाइटल ऑर्गन, है ना, चाहे वो एसटीडी हो या फिर कोई भी, है ना, एसटीडी मीन्स सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, या फिर किसी भी फीमेल से रिलेटेड जितनी भी डिजीज होंगी, फीमेल से रिलेटेड मतलब फीमेल के जेनाइटल ऑर्गन से, मतलब कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जितनी भी रिलेटेड डिजीज होंगी, उन सब की स्टडी और ट्रीटमेंट किस डिपार्टमेंट में किया जाएगा? आपके गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में किया जाएगा। ठीक है, तो गायनेकोलॉजी क्या होता है? इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच ट्रीट्स डिजीज ऑफ फीमेल जेनाइटल ऑर्गन। आगे देखें, नेक्स्ट देखते हैं तो क्या है? सिजेरियन सेक्शन। सिजेरियन सेक्शन क्या होता है? आजकल बड़ा ट्रेंड में चल रहा है कि मतलब किसी को ज्यादातर आप केसेस सुनते हैं तो क्या होता है कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रही है ना। नॉर्मल डिलीवरी का मतलब कि जो प्रॉपर एक तरह से जो नेचुरल प्रोसेस होती है डिलीवरी की, वैसे नहीं हो रहा है, तो उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से नहीं हो पाता है ऐसा। तो वहाँ पे क्या किया जाता है? सर्जरी की जाती है और बच्चे को डायरेक्ट मतलब कट करके उसको, बेबी को किससे इंसीजन करके मदर के एब्डोमेन से और यूटेरस से क्या कर लिया जाता है? निकाल लिया जाता है। उसको बोलते हैं सिजेरियन सेक्शन, है ना। तो सिजेरियन सेक्शन तो बहुत ही मतलब सी सेक्शन तो बड़ा ही कॉमन वर्ड हो गया है आज के टाइम पे, सबको पता ही होगा ये चीज, लेकिन फिर भी बताना चाहिए तो मैंने बता दिया ये चीज। नेक्स्ट देखते हैं प्री नेटल केयर क्या होता है। प्री नेटल नाम से ही पता चल रहा है, प्री नेटल, है ना। प्री नेटल मीन्स की पूर्व जन्म देखभाल, है ना। जन्म से पहले जो देखभाल होती है उसको बोलते हैं, है ना, किसी बच्चे का जन्म होने से पहले जो देखभाल होती है मदर की, है ना, और बच्चे का, मदर और ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी माँ और बच्चे को अलग अलग नहीं माना जाता, दोनों को एक यूनिट मानी जाती है ना। तो दोनों का जो केयर होता है बिफोर द प्रेगनेंसी उसको बोलते हैं प्री नेटल केयर। ठीक है, मेडिकल केयर एंड एडवाइस प्रोवाइड टू प्रेग्नेंट वीमेन बिफोर द बर्थ ऑफ चाइल्ड। बिफोर द बर्थ ऑफ चाइल्ड जो भी केयर दी जाती है किसी महिला को उसको बोलते हैं हम प्री नेटल केयर। ठीक है, नेक्स्ट चीज है पोस्ट नेटल केयर। पोस्ट नेटल क्या होता है? नाम से ही दिख रहा है, प्री एंड पोस्ट जस्ट अपोजिट, है ना। पोस्ट मीन्स क्या होता है? पोस्ट नेटल केयर मतलब कि आफ्टर द बर्थ, है ना, आफ्टर द बर्थ जो भी उसकी केयर की जाती है महिला की और बच्चे की, है ना, तो उसको बोलते हैं पोस्ट नेटल केयर। प्रसव उत्तर देखभाल, देख सकते हैं आप, प्रसव उत्तर देखभाल। ठीक है, प्रसव के बाद महिलाओं और उनके नवजात शिशुओं को चिकित्सा देखभाल प्रदान की जाती है, उसको बोलते हैं क्या? पोस्ट नेटल केयर, है ना। ये चीज आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये चीजें अगर आप नोट करते चलेंगे, अगर आप अभी पढ़ रहे हैं, अभी अगर आपने स्टार्ट किया है गायनेकोलॉजी पढ़ना, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। चीजें आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ाई जा रही है, यहाँ पे बहुत बेसिक लेवल से आपको समझाया जा रहा है, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो लेकिन आपको प्रॉपर नोट्स बनाने पड़ेंगे, थोड़ा थोड़ा सा लिखते जाइए आप अपने साथ, तो इससे क्या होगा कि आपको चीजें याद रहेंगी। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट, ग्रेविडा। ग्रेविडा एक वर्ड है जो कि इसलिए यूज किया जाता है कि जब कोई महिला प्रेगनेंसी की स्टेट में हो, है ना, कोई भी स्टेट हो, चाहे वो ट्राइमेस्टर हो या प्राइमेस्टर, कोई भी हो, कोई भी अवस्था में हो, किसी भी स्टेट में हो, तो उसको ग्रेविडा बोलते हैं।
ग्रेविडा उस महिला के लिए या फिर प्रेगनेंसी के लिए उस वर्ड यूज किया जाता है ग्रेविडा। दूसरी चीज दी गई है नलीपारा। नलीपारा क्या होता है? नलीपारा ऐसे विमेन के लिए वर्ड यूज किया जाता है जिन्होंने पहले अभी मतलब पहले कभी उन्होंने बच्चे को जन्म नहीं दिया, वो पहले प्रेग्नेंट नहीं हुई है ना। प्रेग्नेंट इन द सेंस की मतलब उन्होंने अभी कोई एक भी बच्चे को जन्म नहीं दिया है ना, एक भी बच्चे का चाइल्ड बर्थ नहीं हुआ है उनका, तो उसको बोलते हैं नलीपारा, उन महिलाओं के लिए यूज किया जाता है। दूसरी चीज, दूसरा वर्ड है आपका प्राइमरी ग्रेविडा, है ना। प्राइमरी ग्रेविडा का मतलब क्या है? पहली बार गर्भ धारण करने वाली महिला, है ना। फर्स्ट टाइम जो महिला प्रेगनेंसी को कैरी कर रही है उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है प्राइमरी ग्रेविडा, ठीक है। दूसरा नेक्स्ट है ना, ये तो सबको ही पता है, अगर आप रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपने पहले ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में पढ़ा है तो ये तो आपको पता ही होगा, यूटेरस। अगर नहीं पढ़ा है तो भी फिर मैं बता दूं यहाँ पे यूटेरस क्या होता है। एक मस्कुलर ऑर्गन होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जहाँ पे क्या होता है फीटल डेवलपमेंट होता है अकर्स ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, है ना। फीटल का क्या डेवलपमेंट होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, उसको बोलते हैं, उस ऑर्गन को बोलते हैं यूटेरस, ठीक है। गर्भाशय इसको बोलते हैं हिंदी में। महिला प्रजनन प्रणाली में मांसपेशी अंग जहां गर्भावस्था के दौरान भ्रूण का विकास होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं यूटेरस। नेक्स्ट आगे चले तो देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट जो टॉपिक है ना, हमने पहले इंट्रोडक्शन देख लिया कि मिडवाइफरी क्या होता है, मिडवाइफ का क्या रोल होता है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट सबसे पहली चीज हमने ब्रीफ में देख ली कि क्या होता है इंट्रोडक्शन टू कॉन्सेप्ट ऑफ मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग। अब दूसरी चीज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है ट्रेंड्स इन मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग, है ना। कि पहले तो क्या दाई वाला सिस्टम था बहुत समय पहले, लेकिन फिर क्या धीरे धीरे क्या ट्रेंड चलने लगा। ट्रेंड इन द सेंस मतलब लोग क्या नया कुछ फॉलो करने लगे, क्या चीजें नई हो रही हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ट्रेंड्स इन मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग। वो देख लेते हैं हम चल के आगे नेक्स्ट। ठीक है, तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है जो भी चीज मैंने पहले बताई कि ट्रेंड्स क्या होता है। ट्रेंड्स इन मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग रिफ्लेक्ट चेंज एंड एडवांसमेंट इन मैटरनल हेल्थ केयर प्रैक्टिस, इवॉल्विंग पेशेंट प्रेफरेंस एंड शिफ्ट इन हेल्थ केयर सिस्टम, है ना। तो स्त्री रोग विद्या और प्रसूति शास्त्र की प्रगतियां, है ना, मातृ स्वास्थ्य सेवा प्रथाओं में परिवर्तन और उन्नतियां, विकसित रोगी पसंद, मतलब कुल मिला के कि यही चीज यहाँ पे बताई जा रही है। ट्रेंड्स मतलब कि क्या नए चेंजेस आ रहे हैं, है ना, अभी क्या नए चेंजेस आ रहे हैं, क्या नई चीजें फॉलो की जा रही, क्या नया इवॉल्वमेंट हुआ है ना, इवॉल्विंग चीजें हैं। पेशेंट की प्रेफरेंस, पेशेंट को किस तरह से प्रेफरेंस दी जा रही है ना, पेशेंट जिस तरह से चीजें चाहता है ना उसको प्रेफरेंस दी जा रही है, उसकी इच्छाओं का भी सम्मान किया जा रहा है। तो वो सारी चीजें जो ट्रेंड्स के अंदर आती है। अब हम धीरे एक एक करके देखेंगे कि क्या क्या जो है ट्रेंड्स जो है अभी फॉलो किए जा रहे हैं। सबसे पहली चीज यहाँ पे इंक्रीज डिमांड फॉर मिडवाइफरी केयर, है ना। आई होप आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। तो इंक्रीज डिमांड फॉर मिडवाइफरी केयर में मीन्स क्या कि अभी जो ट्रेंड चल रहा है कि अभी क्या हो चुका है, डिमांड बढ़ गई है मिडवाइफरी केयर की, है ना। पहले क्या होता था कि मैंने जैसे कि पहले भी बताया कि पहले के सिस्टम में क्या होता है, लोग मिडवाइफरी को प्रेफर नहीं करते थे। वहाँ पे अपने इंडिया में ड्राई सिस्टम चलता था। तो अभी धीरे से क्या एडवांसमेंट हुआ जब सारी चीजें सही चलने लगी, तो कि लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, इंक्रीज डिमांड फॉर मिडवाइफरी केयर, है ना। अब क्या लोग किस तरह सीख करने लगे, क्या चीजें ढूंढने लगी कि कोई स्पेशलाइज्ड महिला मिल जाए, है ना, कोई अच्छी नर्स मिल जाए या फिर अच्छा कोई हेल्थ केयर प्रोफेशनल मिल जाए
जो कि क्या डिलीवरी को सेफ डिलीवरी करवा सके, है ना। तो ये ट्रेंड चल रहा है अभी, इंक्रीज डिमांड फॉर मिडवाइफरी केयर, है ना। तो इसको पढ़ लेते हैं एक बार। मेनी women are seeking out midwifery care due to its focus on personalized, holistic, women-centered approach to childbirth. Midwives often provide continuity of care and support through out parental, intrapartum and postpartum periods. ठीक है। तो होलिस्टिक अप्रोच से मतलब ये है कि मिडवाइफ जो है वो पूरा ख्याल रखती हैं। अगर आप लोग मिडवाइफ्स को प्रेफर कर रहे हैं तो उसका मेन रीजन यही है, मुख्य कारण यही है कि जो मिडवाइफ्स होती है और नर्स जो होती है वो पूरी तरह से महिला का ध्यान रखती हैं, है ना। प्रेग्नेंट लेडी का पूरी तरह से ध्यान रखती है, वो हर तरीके से ध्यान रखती है, चाहे वो महिला प्रेग्नेंट हो चुकी है ना, या फिर वो प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रही हो, बच्चा कंसीव करने का प्लानिंग चल रहा हो, है ना, फैमिली प्लानिंग की बात हो, हर चीज में हर तरह का सपोर्ट महिला को दिया जाता है मिडवाइफ की टीम द्वारा, ऑब्स्टेट्रिकल नर्स की टीम के द्वारा। इसीलिए जो है अभी ट्रेंड में ये चल रहा है कि लोग क्या कर रहे हैं, डिमांड में आ गई है, मिडवाइफ जो है डिमांड में आ गई हैं। तो पहला ट्रेंड तो ये हो गया, है ना। दूसरी नेक्स्ट देख लेते हैं हम, आगे देखें। जो अगला ट्रेंड चल रहा है वो क्या है, होम बर्थ एंड बर्थ सेंटर केयर। आजकल क्या ट्रेंड में चल रहा है कि सभी जगह ट्रेंड में नहीं चल रहा है, मतलब कि एक तरह का मतलब एडवांसमेंट आया हुआ है, एक नया ट्रेंड है कि होम बर्थ एंड बर्थ सेंटर केयर, है ना। कोई क्या बोलते हैं, कोई पर्सन है सपोज दैट, है ना, कोई महिला है या कोई कपल है, वो क्या चाहते हैं, अपना बच्चा जो है वो डिलीवरी कहाँ पे करवाना चाहते हैं, घर पे ही करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उसमें क्या किया जाता है कि पूरे जो मतलब अगर उनको घर पे डिलीवरी करवानी है ना, होम बर्थ करवाना है, तो उनको क्या उस तरह का एनवायरनमेंट तैयार करना होता है ना। तो उसमें कौन हेल्प करता है, मिडवाइफ्स हेल्प करती है। मिडवाइफ्स क्या और ऑब्स्टेट्रिकल नर्स पूरा चेकअप करेंगी, है ना, सारी चीजों को देखेंगे, सारे फैक्टर्स को देखेंगी, चेक करेंगी कि क्या ये सुटेबल रहेगा, होम बर्थ सुटेबल रहेगा। अगर सुटेबल है तो फिर वो आगे किया जाता है ना, उनकी इच्छा अनुसार, पेशेंट की इच्छा अनुसार क्या होम बर्थ डिलीवरी भी किया जाता है। तो अभी ये ट्रेंड में सेकेंड ट्रेंड की बात करें तो ये है कि होम बर्थ एंड बर्थ सेंटर केयर। तो एक बार इसको देख लेते हैं। देयर इज अ ग्रोइंग इंटरेस्ट इन अल्टरनेटिव्स टू हॉस्पिटल बर्थ, है ना। यहाँ पे क्या लोगों को बड़ा इंटरेस्ट अभी आ गया है कि हॉस्पिटल बर्थ के बजाय होम डिलीवरी, है ना, सच एज होम बर्थ एंड बर्थ सेंटर डिलीवरीज facilitated by midwives. These settings offer a more intimate and home-like environment for childbirth, है ना। तो उनको क्या कभी कभी लोगों को मतलब कुछ लोग प्रेफर नहीं करते हॉस्पिटल में डिलीवरी, हो सकता है उनको वहाँ का एनवायरनमेंट पसंद ना हो, है ना, मे भी वो चीज़ें किसी महिला को परेशान कर, किसी को एंजाइटी होती है ना। कुछ लोग को हॉस्पिटल में जाने से ही एंजाइटी होने लगती है, उन्हें बिल्कुल वहाँ का एनवायरनमेंट पसंद नहीं आता है। तो ये उन लोगों के लिए है वो जो प्रेफर नहीं करते हॉस्पिटल, है ना, होम बर्थ या फिर बर्थ सेंटर केयर। तो अपीलिंग टू वुमेन सीकिंग अ लेस मेडिकलाइज्ड एक्सपीरियंस, है ना, उनको वो एक्सपीरियंस नहीं लेना चाहती कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ या फिर मुझे मेरा ट्रीटमेंट किया जा रहा है, वो इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते हैं। वो घर जैसा अगर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, है ना, तो वो होम बर्थ एंड बर्थ सेंटर केयर को क्या करती है, प्रेफर करती हैं, ठीक है। तो ये करंट में ये भी ट्रेंड चल रहा है। नेक्स्ट आगे देखें तो हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ मिडवाइफरी इनटू हेल्थ केयर सिस्टम, है ना, स्वास्थ्य प्रणालियों में मिडवाइफरी का एकीकरण। मतलब इससे क्या समझते हैं आप कि इससे ये आशय है या फिर इससे ये निष्कर्ष निकलता है, ये कंक्लूजन निकलता है कि जो डिलीवरी है ना, प्रेगनेंसी में महिला का केयर करना, है ना, वो सिर्फ मिडवाइफ्स की जिम्मेदारी नहीं है, वो बाकी हेल्थ केयर भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस चीज के लिए, उनकी भी ड्यूटी होती है
है ना। तो यहाँ पे वही चीज बताया जा रहा है कि अब मिडवाइफ जो है बाकी जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनसे उनके साथ मिलकर काम करती हैं ना, बहुत मतलब अब अच्छे रिजल्ट के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, integration of midwives into healthcare system. Midwives are increasingly being integrated into hospital based maternity care teams, collaborating with obstetricians, nurses and other healthcare providers, है ना। This integration aim to improve access to midwifery care and provide more options to women during childbirth, है ना। तो वही चीज है जो मैंने बताया कि सारे लोग जो है मिलकर काम करते हैं, चाहे वो आपके ऑब्स्टेट्रिशियन हो, है ना, गायनेकोलॉजिस्ट हो, या फिर फार्मासिस्ट हो, या फिर बाकी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स है ना, वो सारे लोग क्या इस पे मिलके काम करते हैं, एक मतलब ग्रुप में काम करते हैं, एक सेफ डिलीवरी के लिए, सेफ मदरहुड के लिए, बच्चे की हेल्थ के लिए और माँ के लिए, माँ की हेल्थ के लिए, है ना, मदर की हेल्थ के लिए। तो सारे लोग क्या करते हैं, मिलकर काम करते हैं। इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ मिडवाइफरी इनटू हेल्थ केयर सिस्टम। मतलब कि सेफ मदरहुड केवल मिडवाइफ्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सब लोग मिलकर इस पे काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखें, फोकस ऑन एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। फोकस ऑन एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, आई होप आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। फोकस ऑन एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, सॉरी आपको दिख रहा होगा, फोकस ऑन एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। इसमें क्या होता है कि मिडवाइफ्स और ऑब्स्टेट्रिकल जो नर्स होती हैं वो किस बेस पे डिलीवरी करवाती है, किस बेस पे ट्रीटमेंट करती है, करंट में जो रिसर्च आई हुई है ना, उन रिसर्च को अच्छे से स्टडी की जाती है और फिर फोकस ऑन एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस की जाती है। मतलब कि अगर कोई उन्होंने स्टेप लिया है, कोई डिसीजन लिया है कि हमें इस जो डिलीवरी की प्रोसेस है उसमें कोई बदलाव करना है, चीज़ों को चेंज करना है, तो वो किस बेस पे होने लगा है, रिसर्च बेस्ड पे, है ना। पहले क्या की जाती है, स्टडी की जाती है, अच्छे से स्टडी किया जाता है जो रिसर्च हुई है, ठीक है। कुछ एविडेंस अगर ऐसे मिले हैं तब उस बेस पे किया जाता है। जैसे कि सपोज दैट कोई महिला है ना, वो इच्छा जाहिर करती है वाटर बर्थ की, है ना। वाटर बर्थ एक प्रोसेस होता है, एक मेथड होती है डिलीवरी की, है ना। तो अगर कोई महिला जो है वो चाहती है वाटर बर्थ, वो उसकी इच्छा है कि वाटर बर्थ हो उसका, वो अपने रिसर्च बेस पे वो सारी चीज़ें देखती है ना, तो वो अपनी इच्छा जाए। लेकिन नर्स और मिडवाइफ्स क्या करती है, उस चीज़ को चेक करती है ना, उसको वेरीफाई करती है कि ये सुटेबल है कि नहीं, वाटर बर्थ सुटेबल है कि नहीं, वो सारी चीज़ें क्या रिसर्च करती है, स्टडी करती है, देन उसके बाद डिसीजन लेती है ना। तो उसको बोलते हैं एविडेंस बेस्ड, मतलब कि कुछ प्रमाण है इसके कि ये चीज़ करवाया जा सकता है तभी किया जाएगा, अदरवाइज नहीं। तो ये एक नया ट्रेंड चल रहा है कि मतलब बहुत अच्छे से, मतलब एडवांस लेवल पे अब चीज़ें की जा रही हैं, अच्छे से बहुत सारी जो अच्छी अच्छी रिसर्च हुई है उनको स्टडी किया जाता है, देन उसके बाद कोई डिसीजन लिया जाता है, उसको बोलते हैं फोकस ऑन एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, है ना। देख सकते हैं यहाँ, मिडवाइफ्स एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सेस आर embracing evidence based practices to ensure the best outcomes for mothers and babies. This involves incorporating the latest research findings and guidelines into clinical decision making and healthcare delivery, है ना। तो ये सारी चीजें हैं जो है सारी एविडेंस बेस पे ही सारे काम किए जाते हैं, क्लिनिकल हेल्थ डिलीवरी, है ना। नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट ट्रेंड की बात करें तो एडवोकेसी फॉर मैटरनल हेल्थ इक्विटी। इससे क्या समझते हैं कि मतलब कि सारी वुमेन क्या इक्वल हैं, चाहे वो किसी भी इसमें चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, है ना, चाहे लो इनकम हो या हाई इनकम हो, या फिर वो किसी भी जाति या भी किसी भी
समुदाय से संबंध रखती है ना, वो सारे क्या इक्वल हैं। तो इसको देख लेते हैं। इसमें क्या है, एडवोकेसी फॉर मैटरनल हेल्थ इक्विटी, देयर इज ग्रोइंग रिकॉग्निशन ऑफ disparities in maternal health outcome based on factors such as race, ethnicity, socio-economic status, geographic location. Midwives and obstetrical nurse are advocating for policies and practices aimed to addressing these inequities and promoting access to quality maternity care for all women, है ना। तो इसमें क्या दिया हुआ है, जाति, नस्ल, आर्थिक स्थिति और भौगोलिक स्थान जैसे कारकों पर आधारित मातृ स्वास्थ्य परिणामों में असमानताओं की बढ़ती मान्यता है। मिडवाइफर्स और प्रसूति नर्सेज सभी महिलाओं के लिए गुणवत्ता भरपूर मातृ स्वास्थ्य देखभाल बढ़ाने में असमानताओं को समाधान करने के लिए, यही चीज जो मैंने पहले बताया कि क्या मिडवाइफ्स और नर्सेज जो है अब मिलके काम कर रही हैं, है ना, वर्ल्ड लेवल पे काम कर रहे हैं, है ना, सारे लोग मिलकर वर्ल्ड लेवल पे काम कर रहे हैं कि चाहे कोई भी महिला हो, किसी भी जाति, किसी भी एथनिसिटी से बिलोंग करती हो, है ना, उसके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। उसको प्रॉपर जो एक बोलना चाहिए कि सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, बिफोर द प्रेगनेंसी, आफ्टर द प्रेगनेंसी, है ना, वो सारी चीजें उसको मिलनी चाहिए। इस पर काम किया जा रहा है। किसके द्वारा काम किया जा रहा है? नर्सेस द्वारा और मिडवाइफ्स द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये ट्रेंड रहा, है ना, मिड एडवोकेसी फॉर मैटरनल हेल्थ इक्विटी। आई होप आपको इसका जो कंक्लूजन है वो समझ में आ गया होगा, है ना, कि ये ट्रेंड क्या है और क्या कहना चाहता है, किस तरह का ट्रेंड है ना। नेक्स्ट जो बात करते हैं, नेक्स्ट ट्रेंड की बात करें तो टेली हेल्थ एंड वर्चुअल केयर। हाँ भाई, ये नया ट्रेंड है कि टेली हेल्थ एंड वर्चुअल केयर। टेली हेल्थ एंड वर्चुअल केयर क्या होता है कि टेलीफोनिक द्वारा, वीडियो कॉलिंग द्वारा, है ना, किसी भी महिला को जिसको नीड है, किसी भी तरह की उसको एडवाइस चाहिए, है ना, या फिर उसको किसी भी तरह का काउंसलिंग चाहिए, वो सारी चीजें किसके द्वारा की जाती है? टेली कॉलिंग द्वारा या फिर वीडियो कॉलिंग द्वारा। मतलब कि रिमोट एरिया में अगर कोई है तो उससे कांटेक्ट किया जाता है, कोई महिला है उसे हेल्प की जरूरत है, उससे कांटेक्ट किया जाता है और फिर उसको जो भी उसको सुविधाएं चाहिए होते हैं उसको प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, उसको बोलते हैं टेली हेल्थ एंड वर्चुअल केयर। अभी देख लीजिए, जैसे कोविड आया हुआ था, है ना, उस टाइम पे तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा वो विजिट करना में भी पॉसिबल ना रहा हो, है ना, तो उस समय भी ये चीज़ चली थी, है ना, कि टेली हैंड एंड वर्चुअल केयर का जो प्रचलन था वो बढ़ा था। तो देख लीजिए, इसको एक बार मैं बता देती हूँ फिर से। द यूज of telehealth and virtual care technologies expanding in midwifery and obstetrical nursing, especially in rural area। कहाँ पर? रूरल एरिया में, स्पेशली रूरल एरिया में। ठीक है, स्पेशली इन रूरल एरियाज, स्पेशली इन रूरल और अनडिजर्व एरियाज। टेलीहेल्थ प्लेटफॉर्म्स अलाउ मिडवाइफ्स टू प्रोवाइड पेरेंटल कंसल्टेशन, किसी भी तरह की पेरेंटल एजुकेशन एंड सपोर्ट रिमोटली, इंप्रूविंग एक्सेस टू केयर एंड रिड्यूसिंग बैरियर्स टू हेल्थ केयर सर्विसेज, है ना। जो जितने कुछ बैरियर्स होते हैं, सम टाइम क्या होता है कि बहुत सी महिलाएं जो होती है वो रूरल एरिया में होती है। हालांकि आजकल तो अभी तो बहुत सारी योजनाएं चला दी हैं गवर्नमेंट ने इंडिया में, जैसे कि जननी सुरक्षा योजना और भी बहुत सारी चीज़ें। तो अभी तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी एक तरह का ट्रेंड है, ये ट्रेंड अभी चल रहा है, वर्ल्ड लेवल पे है, ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, वर्ल्ड लेवल पे है। तो टेली हेल्थ एंड वर्चुअल केयर का जो प्रचलन है, वो जो ट्रेंड है वो चला है। ठीक है, वो अभी ट्रेंड में चल रहा है, तो ये चीज़ भी है। नेक्स्ट ट्रेंड की बात करें अगर हम, तो अभी नेक्स्ट ट्रेंड की बात करें तो एम्फेसिस ऑन मैटरनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, है ना। सिर्फ तो जो हेल्थ की बात की जाए
तो यहाँ पे होलिस्टिक अप्रोच की जा रही है, मतलब सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं देखा जा रहा है किसी महिला का, है ना, किसी प्रेग्नेंट लेडी का सिर्फ फिजिकल हेल्थ पे फोकस नहीं किया जा रहा है, उनकी मेंटल हेल्थ पे भी फोकस किया जा रहा है। जो उनकी मेंटल हेल्थ है ना, जो जिस तरह के बदलाव आए हैं उनके शरीर में और मानसिक तौर पे, तो उस पर भी काम किया जाता है। तो वो नया ट्रेंड अभी चल रहा है। पहले लोगों को लगता है कि जो पहले के टाइम पे लोगों को लगता था कि सिर्फ फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देना है ना, कि वो हेल्दी है कि नहीं है, आयरन उनकी बॉडी में ठीक से है कि नहीं है, एल्बुमिन लेवल, बाकी जो कोलेस्ट्रॉल, जो भी चीज़ें हैं, बाकी जो फैक्टर्स हैं, वाइटल साइन वगैरह सब परफेक्ट है कि नहीं है। तो सिर्फ इतना ही नहीं, अब मेंटल हेल्थ पर भी काम किया जा रहा है। तो ये नया ट्रेंड में चल रहा है। तो there is growing awareness to importance of addressing maternal mental health during pregnancy and postpartum period. Midwives and obstetrical nurse are increasingly screening perinatal mood disorder, providing support to resources and collaborating with mental health professionals to ensure comprehensive care for women experiencing mental health challenges, है ना। अगर कोई महिला जो है वो किसी भी तरह के मेंटल हेल्थ चैलेंजेस को क्या कर रही है, मेंटल हेल्थ चैलेंजेस से गुजर रही है, तो क्या करते हैं नर्स और जो भी बाकी मिडवाइफ्स होती हैं वो क्या करती है, मिलकर काम करती है। किसके साथ, जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं, साइकेट्रिस्ट वगैरह हो गए, उनके साथ मिलकर काम करती है किसी महिला की मेंटल हेल्थ के लिए। ठीक है, तो ये एक नया ट्रेंड है। आगे देखें तो कल्चरल कॉम्पिटेंस एंड इंक्लूसिविटी, इससे क्या समझते हैं? मतलब कि कुछ मान्यताएं होती हैं, है ना, प्रेग्नेंट महिला को लेके बहुत सी मान्यताएं होती हैं, बहुत जगह पे चल रही होती हैं। कुछ मान्यताएं क्या ठीक होती हैं, कुछ मान्यताएं क्या होती है बहुत ही बेकार होती हैं, है ना। तो जो लोग अवेयर नहीं होते हैं, है ना, मतलब रूरल एरिया में चले जाइए या फिर ट्राइबल एरियाज में चले जाइए, वो लोग अभी भी अनअवेयर हैं, है ना, इन सब चीज़ों को लेकर। तो अभी क्या होता है कि अगर आप डायरेक्ट उनका अपने हिसाब से ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर देंगे या फिर आप अपना कंसल्टेशन देना स्टार्ट कर देंगे, नर्स हो आप, नर्स हैं या मिडवाइफ्स हैं, तो वो क्या उन चीज़ों को अपोज करते हैं। तो उन चीज़ों को लेकर साथ में चलते हैं कि कैसे उनकी भावनाओं का भी सम्मान किया जाए, उनके साथ मिल के उनको काउंसलिंग की जाए, उनको कोऑर्डिनेट किया जाए, है ना, फिर किसी महिला की सेफ डिलीवरी करवाई जाए। तो ये चीज़ है, नया ट्रेंड में है, अभी नया ट्रेंड है एक, है ना, कल्चरल कॉम्पिटेंस एंड इंक्लूसिविटी। ठीक है, सांस्कृतिक संवेदनशीलता और समावेशिता इसको बोलते हैं। तो मिडवाइफ्स एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सेस आर रिकॉग्नाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चरल कॉम्पिटेंस एंड इंक्लूसिविटी in providing culturally sensitive care to diverse populations. This includes understanding and respecting beliefs, है ना, जो पहले बताया गया कि उनके जो बिलीफ होते हैं उनकी रिस्पेक्ट करना, है ना, उनकी वैल्यूज जो होती है उनका रिस्पेक्ट करना है। प्रैक्टिस ऑफ विमेन फ्रॉम डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड्स एंड अडॉप्टिंग केयर अप्रोचेस अकॉर्डिंगली, है ना। तो सारे लोगों का, है ना, कुछ लोग क्या होंगे जो पढ़े लिखे नहीं होंगे, है ना, एजुकेटेड नहीं होंगे, वो जो मिडवाइफ्स हैं उनका हो सकता है विरोध करें कि नहीं हमारे इधर तो ये सब नहीं चलता है। ज़्यादातर ये ऐसे एरियाज में होता है, मतलब ऐसे जहाँ पे बहुत कल्चरल डिफरेंस होता है, वो अपने हिसाब से चीज़ों को करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे ये है। लेकिन अभी क्या ट्रेंड ऐसा चलाया गया कि मतलब उनको भी अप्रोच किया जा रहा है मिडवाइफ द्वारा या फिर बाकी जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल है ना, क्योंकि किसी भी कंट्री की जो एक बोलना चाहिए असेट होते हैं, कोई भी कंट्री का जो असेट्स की बात करें, है ना, या फिर उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ का जो फैक्टर होता है, एक पॉपुलेशन पे भी डिपेंड करता है। एक हेल्दी पॉपुलेशन, है ना, सिर्फ पॉपुलेशन नहीं, पॉपुलेशन क्या हेल्दी होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट का क्या वो होता है या फिर पूरे हेल्थ केयर प्रोफेशनल का क्या टारगेट होता है, क्या एम होता है कि हम सबको साथ में लेकर चले और सबका क्या भला हो, सारे लोग हेल्दी रहे, तभी देश का विकास होगा। तो ये ट्रेंड जो है उसी लिए चलाया गया कि कल्चरल कॉम्पिटेंस एंड इंक्लूसिविटी। नेक्स्ट
तो यहाँ पर जो है आपका ये कंप्लीट हो गया कि क्या क्या ट्रेंड्स हैं। ठीक है, अगर ट्रेंड्स की बात करें तो फिर से एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या ट्रेंड्स जो है चल रहे हैं, क्या क्या ट्रेंड्स हैं ना। तो सबसे पहला जो ट्रेंड है, इंक्रीज डिमांड फॉर मिडवाइफरी केयर, है ना, अभी क्या डिमांड में आ गई है मिडवाइफ, है ना। नेक्स्ट उसकी बात करें तो, ट्रेंड की बात करें तो क्या है, होम बर्थ एंड बर्थ सेंटर केयर ना, अभी होम बर्थ और बर्थ सेंटर केयर क्या इंक्रीज हो चुका है ना, इसका भी ट्रेंड चल रहा है। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट है तो इंटीग्रेशन ऑफ मिडवाइफरी इनटू हेल्थ केयर सिस्टम, है ना, मिडवाइफ्स क्या और बाकी ऑब्स्टेटिकल नर्स क्या करती है, सब सारे लोग क्या कोलैबोरेट होकर काम करते हैं, बाकी हेल्थ केयर प्रोफेशनल, है ना, प्रेगनेंसी महिला की सेफ प्रेगनेंसी के लिए सारे लोग क्या मिलजुल कर काम करते हैं, उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ मिडवाइफरी इनटू हेल्थ केयर सिस्टम। नेक्स्ट जो है फोकस ऑन एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, मतलब एविडेंस बेस्ड, अब प्रॉपर रिसर्च करके अगर कोई नया डिसीजन लिया जा रहा है तो प्रॉपर रिसर्च करके लिया जाएगा, है ना, उसको बोलते हैं एविडेंस, फोकस ऑन एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। अगर कोई एविडेंस है, कोई रिसर्च ऐसा उसको रिसर्च हुई है ऐसी, उसको वेरीफाई किया जाएगा, तब उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं फोकस ऑन एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। नेक्स्ट है एडवोकेसी फॉर मैटरनल हेल्थ इक्विटी, है ना, मैटरनल हेल्थ इक्विटी सबको साथ में लेके चलना है, चाहे वो सारी प्रेग्नेंट लेडी इक्वल हैं, चाहे वो किसी भी एरिया से बिलोंग करती हो, मतलब किसी भी समुदाय से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी कास्ट से हो, कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, सारे लोगों को क्या सबको साथ में लेके चलना है, सभी के लिए सभी के हेल्थ का ध्यान रखने के लिए क्या किया जाता है, पॉलिसीज बनाई जाती हैं, उसमें जो मिडवाइफ्स होती हैं और ऑब्स्टिकल नर्स होती हैं सब मिलजुल के काम करते हैं, इसको बोलते हैं एडवोकेसी फॉर मैटरनल हेल्थ इक्विटी। नेक्स्ट आगे की बात आगे देख ले तो टेली हेल्थ एंड वर्चुअल केयर, है ना, टेली हेल्थ एंड वर्चुअल केयर मतलब कि जो लोग मिडवाइफ्स या ऑब्स्टेट्रिकल नर्स या गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर से कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं, फिजिकली मीटिंग नहीं कर सकते हैं, उनके लिए क्या ये चीज़ रखी गई है ना, ये अभी बहुत ट्रेंड में चला है, टेली हेल्थ एंड वर्चुअल केयर, है ना, बिफोर द प्रेगनेंसी एंड आफ्टर द प्रेगनेंसी। फिर है इम्फेसिस ऑन मैटरनल मेंटल हेल्थ, है ना, अब सिर्फ फिजिकल हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ फिजिकल हेल्थ को फोकस में नहीं किया जा रहा है, अब क्या किया जा रहा है कि मेंटल हेल्थ पर भी फोकस किया जा रहा है ना, उस पर भी जोर की दिया जा रहा है। नेक्स्ट आगे बात करें तो कल्चरल कॉम्पिटेंस एंड इंक्लूसिविटी, अब भाई आ गए हिस्ट्री पे देख लेते हैं हिस्टोरिकल अप्रोच क्या रहे, है ना। हिस्टोरिकल अप्रोच कुछ इस तरह रहा है कि जैसे कि पहले बताया गया कि पहले ये मिडवाइफरी का सिस्टम नहीं था, है ना, मिडवाइफ्स नहीं होती थी, पहले जो डिलीवरी करवाती थी, महिलाओं की डिलीवरी करवाती थी वो दाई होती थी, दाई मतलब कि जो ऐसी ओल्ड महिलाएं, है ना, या फिर लेडीज जिनको क्या होता था, एक्सपीरियंस होता था, प्री एक्सपीरियंस होता था, है ना, बच्चे पैदा करवाने का उनको एक्सपीरियंस होता है, वो खुद भी एक माँ होती थी, तो लोग उनको समझते थे कि ये दाई हैं, मतलब बढ़िया से सारी चीजें कर देंगी, लेकिन एक्सपीरियंस से काम नहीं चलता है, जैसे कि बताया कि वो जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड रिस्क फैक्टर होते थे उनसे अनअवेयर होती थी, है ना, किस तरह का इंस्ट्रूमेंट यूज करना है ना, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी किस तरह के स्टरलाइज्ड जो भी इक्विपमेंट है वो यूज करना है, उनको इन सब चीजों का नॉलेज नहीं होता था, है ना, किस तरह से साफ सफाई रखी जाए, वो इन सब चीजों के बारे में बिल्कुल अवेयर नहीं थी कि बैक्टीरिया किस तरह से, इन्फेक्शन किस तरह से कॉज हो सकता है। तो इससे क्या होता था कि काफी जो मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट और क्या बोलना चाहिए कि जो चाइल्ड मॉर्टिलिटी रेट होती है ना, वो क्या बहुत हाई था। तो फिर धीरे से क्या हुआ, एक बहुत ही महान महिला आई, उन्होंने देखा ये सब चीज की भारत में ऐसी चीजें प्रैक्टिस हो रही है, बिफोर द इंडिपेंडेंस की बात हो रही है, इंडिया में इस तरह की प्रैक्टिसेस चल रही है ना, जो कि सेफ नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले उन्होंने सोचा कि इनको ट्रेनिंग दिया जाए, है ना, दाई लोगों को ट्रेनिंग दिया जाए।
तो पहले तो जो दाई लोग थी है ना, वो जो दाई सिस्टम था, उन्होंने कहा ये पहले तो उन्होंने ट्रस्ट नहीं किया, ये पता नहीं कौन लोग हैं, हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, हम नहीं आएंगे, है ना, उन्होंने पहले अपोज किया। लेकिन फिर क्या हुआ कि उन्होंने सोचा ये लोग तो ऐसे सीखेंगे नहीं, है ना, तो उन्होंने उनको क्या किया कि पैसे ऑफर किए, है ना, कुछ पैसे वगैरह, मनी वगैरह का ऑफर दिया कि अगर आपका अटेंडेंस, उन्होंने ट्रेनिंग सिस्टम अपना स्टार्ट किया, ठीक है, और उन्होंने ट्रेनिंग सिस्टम अपना स्टार्ट किया और फिर उनको बोला कि अगर आप आती हैं हमारे यहाँ पर, है ना, ट्रेनिंग लेती हैं अगर, तो आपका अटेंडेंस अच्छा रहता है अगर आपका, तो क्या आपको कुछ पैसे दिए जाएंगे, है ना। तो पैसे के जो लालच होता है ना, ऑब्वियस सी बात है, उस समय बड़ी गरीबी थी, तो है ना, पैसों की जरूरत थी उनको। तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे दाई लोगों ने ट्रेनिंग लेना स्टार्ट किया, ठीक है, ट्रेनिंग लेना स्टार्ट किया। फिर क्या हुआ कि उन्होंने लास्ट में एक एग्जाम करवाया, ठीक है, एग्जाम करवाया उन्होंने। फिर जिन लोगों ने क्वालिफाई कर लिया, है ना, जिन महिलाओं ने उस एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया, उनको सर्टिफिकेट दिया गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि सर्टिफिकेट उनको दिया गया। फिर उन्होंने एक और सिस्टम बनाया कि जो भी सेफ प्रेगनेंसी, है ना, सेफ डिलीवरी करवा पाता है ना, मतलब एकदम सक्सेसफुल प्रैक्टिस कर पाता उसको, तो उसको कुछ रुपए दिए जाएंगे, उसको कुछ पैसे दिए जाएंगे, है ना। तो हालांकि वो इतनी ज़्यादा मतलब एक्साइटेड नहीं थी इन चीज़ों को लेके दाई लोग, है ना, बट क्या हुआ कि उनको पैसे मिल रहे थे, तो उन्होंने ये प्रैक्टिस स्टार्ट की, है ना, प्रैक्टिस स्टार्ट किया उन्होंने। फिर उनको पैसे मिलने लगे, है ना, तो देखा कि बड़ा अच्छा चीज़ है ये। फिर धीरे धीरे आगे आगे क्या हुआ, आगे जब इस तरह का सिस्टम बढ़ता गया, फिर क्या हुआ कि कोर्सेस लाए गए, है ना, ANM का, है ना, ऑक्सिलरी मिडवाइफरी नर्सेस का, है ना, जो कोर्सेस लाए गए, BSc नर्सिंग कोर्सेस लाए गए, तो इस तरह के प्रोफेशनल कोर्स धीरे धीरे स्टार्ट किए गए। तो इस तरह से हिस्ट्री जो है ये आगे चलती है, मतलब इस हिस्ट्री आपकी स्टार्ट होती है और फिर आगे क्या क्या ट्रेंड्स चलते हैं, किस तरह से अलग अलग मतलब चीज़ें लाई गई महिला और बच्चे की हेल्थ के लिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे स्टडी करेंगे। मतलब यहाँ पे आज इस क्लास में आपको बहुत ज़्यादा डीप में तो नहीं, पर थोड़ा ब्रीफ में बताया जाएगा। नेक्स्ट क्लास में आपको डीप में बताया जाएगा, थोड़ी से इसके अंदर की चीज़ें भी बताई जाएंगी। तो पहले तो देख लेते हैं थोड़ा सा। मैटरनल एंड चाइल्ड वेलफेयर मूवमेंट बिगेन इन 1866 विद दाई ट्रेनिंग बाय मिस हॉवलेट, है ना। तो किसने स्टार्ट किया ये मिस, मैं जिस महिला की बात कर रही थी, है ना, हम जिस महिला के बारे में बात कर रहे थे वो थे, उनका नाम था मिस हॉवलेट, है ना। हॉवलेट क्या थी, मैटरनल एंड चाइल्ड वेलफेयर मूवमेंट बिगिन कब स्टार्ट हुआ, 1866 में स्टार्ट हुआ, है ना, 1866 में स्टार्ट हुआ, है ना। किसको ट्रेनिंग दी गई, सबसे पहले दाई को ट्रेनिंग दी गई, जो दाई होती थी, है ना, दाई ओल्ड महिला जिनको एक्सपीरियंस होता था, उनको ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया गया, किसके द्वारा, मिस हॉवलेट, है ना। ये क्या एक विदेशी मूल की महिला थी, है ना, विदेशी महिला थी, इन्होंने क्या किया, ये काम स्टार्ट किया। वाइफ्स of official initiated by voluntary series including motherhood classes and दाई ट्रेनिंग, है ना। तो इन्होंने क्या किया, दाई जो दाई थी उनको ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया, है ना। मिस हॉवलेट ने द्वारा दाइयों का प्रशिक्षण कराकर मातृ और शिशु कल्याण आंदोलन की शुरुआत की। प्रमुख शहरों में अधिकारियों की पुत्रियों ने स्वैच्छिक सेवाएं आरंभ की, जिसमें मातृत्व कक्षाएं और दाइयों का प्रशिक्षण शामिल था, है ना। तो जो अधिकारियों की पुत्रियां थी, है ना, बाकी सारी लेडीज भी मिली, है ना, कि ये चीज बहुत अच्छी चीज है। तो जो बड़े बड़े घरों की महिलाएं थी, उन्होंने ये स्टेप्स, ये कदम उठाए, ठीक है। फिर नेक्स्ट हुआ कि लेडीज चेम्सफोर्ड ने एस्टैब्लिश किया क्या, ऑल इंडिया लीग ऑफ मैटरनिटी एंड चाइल्ड वेलफेयर इन 1919 में, ठीक है। अभी 1866 से क्या ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ, फिर धीरे धीरे इस चीज को और डिफरेंट सिटीज में ये चीज स्टार्ट हुआ कि दाई लोग को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, है ना। ये डिफरेंट सिटीज में स्टार्ट हुआ। और जो अधिकारियों की पुत्रियां थी, है ना, उन्होंने क्या किया, है ना, अधिकारियों की जो बेटियां थी, उन्हें बड़े घर की थी, तो ऑब्वियस सी बात है उन्होंने भी क्या लिया, अच्छा एक स्टेप लिया, उन्होंने अच्छा कदम उठाया कि उन्होंने अपने शहर में चीज स्टार्ट की। फिर 1919 में क्या हुआ कि जो एक लेडी चेम्सफोर्ड नाम की महिला थी, उन्होंने क्या किया, इस्टेब्लिश किया ऑल इंडिया लीग ऑफ मैटरनिटी एंड चाइल्ड वेलफेयर। 1919 में इन्होंने ये चीज दिया, स्टार्ट किया। फिर क्या हुआ, फिर आगे क्या हुआ, द लीग मर्ज्ड विथ रेड क्रॉस सोसाइटी एनहांसिंग द वेलफेयर एफर्ट्स
एफर्ट्स, फिर ये किसके साथ मर्ज हो गया, रेड क्रॉस, जो रेड क्रॉस सोसाइटी थी उसके साथ ये जो बनाया गया ऑल लीग ऑफ मैटरनिटी चाइल्ड एंड वेलफेयर, इनके साथ क्या मिलके काम किया गया है ना, किसके साथ, रेड क्रॉस सोसाइटी, है ना, किस लिए किया गया, वेलफेयर को बढ़ाने के लिए, ठीक है। ट्रेनिंग फॉर मिडवाइफ असिस्टेंट एंड मिड वाइफ वाज वाइड स्प्रेड, है ना, अब ये बड़े लेवल पे हो गया ये चीज। और फिर 1953 MCH सर्विसेज वर इन कंसिस्टेंट प्रोवाइड मेनली थ्रू मैटरनिटी होम्स एंड ट्रेन्ड मिडवाइफ्स, है ना। From 1955 services shifted to center run by local bodies emphasizing a comprehensive approach। तो यहाँ पे क्या होता है, 1919 में जो ऑल इंडिया लीग ऑफ मैटरनिटी एंड चाइल्ड वेलफेयर जो बनाया गया था वो रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ मिलके काम करने लगी, ठीक है। आगे चल के फिर क्या, ट्रेनिंग जो मिडवाइफ्स और दाइज का जो ट्रेनिंग था वो बहुत बड़े लेवल पे होने लगा। फिर 1953 में क्या, MCH सर्विस जो थी वो स्टार्ट किया गया थ्रू द मैटरनिटी होम्स एंड ट्रेंड मिडवाइफ्स, है ना। तो ये ट्रेंड विद मिडवाइफ जो थी उन्होंने ये MCH सिस्टम स्टार्ट किया। फिर 1955 MCH सर्विसेज शिफ्टेड टू सेंटर्स रन लोकल बॉडीज एम्फसाइजिंग अ, फिर उसके बाद क्या हुआ, ये एक तरह से प्रोफेशनल हो गया, लोकल बॉडीज जो थी उनके अंडर में आ गया ये सारी चीजें, तो उन्होंने इस चीजों का ध्यान रखना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, उन्होंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट देखें तो the expanded opportunities for practice are creating increased demand for educate nurse midwives, keeping in view the above change in India long back we have introduced midwives obstacle। मतलब कि अब क्या हुआ कि डिमांड बढ़ गई, है ना, क्योंकि उन्होंने देखा, लोगों ने देखा, है ना, कि अभी ये तो सेफ चीजें हैं ना, ये तो ट्रेनिंग जो दी जा रही है बहुत अच्छी चीज है ना, बहुत ही अच्छी है, हेल्पफुल है हमारे हेल्थ के लिए। तो फिर क्या ये चीज स्टार्ट हो गई बड़े लेवल पे, तो फिर जब बड़े लेवल पे स्टार्ट हो गई लोगों को डिमांड बढ़ गई, है ना, ट्रेंड मिडवाइफ्स की, तो फिर क्या ये प्रोफेशनल कोर्स क्या चलाए गए धीरे धीरे, ANM, LHB, JNM, PSC एंड MSF, ये सारे कोर्सेज जो है वो चलाए गए, है ना, लॉन्ग बैक टू मीट द फ्यूचर चेंजिंग हेल्थ नीड्स, है ना। तो जो हेल्थ नीड्स जो भी चीजें रिक्वायर्ड थी उनको अचीव करने के लिए, जो हेल्थ गोल्स थे उनको अचीव करने के लिए ये क्या कोर्सेस स्टार्ट किए गए, क्योंकि डिमांड में आ चुकी थी मिडवाइफ्स, ठीक है। आगे है मदर एंड चाइल्ड आर कंसिडर्ड एज वन यूनिट। उसके बाद क्या हुआ, अभी तक तो सिर्फ मतलब उस पर ध्यान दिया जा रहा था कि एक सेफ डिलीवरी कैसे हो, है ना, तो अब पोस्ट उस पार्टम पे भी ध्यान दिया जा रहा था और प्रीनेटल केयर पे भी ध्यान दिया जा रहा था, मतलब कि बिफोर द प्रेगनेंसी भी ध्यान रखा जा रहा था। लेकिन क्या हुआ कि इसके बाद देखा गया कि जो मदर और बच्चा है ना, जो माँ और बच्चा, वो दोनों अलग अलग चीज नहीं है, वो दोनों एक ही यूनिट में होंगे, ठीक है। तो उसके लिए उसके बाद क्या किया गया कि दोनों को एक यूनिट में रखते हुए उस तरह की प्रैक्टिस की गई, उस तरह के प्रोग्राम बनाए गए, है ना। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या हुआ कि क्या क्या चीजें हुई हैं। माँ और बच्चे को एक इकाई के रूप में देखा जाता है। 1921 में ए कमेटी ऑफ लेडीज चेम्सफोर्ड लीग इनिशिएटेड द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज इंडिया, ठीक है। तो सबसे पहले मैटरनल एंड चाइल्ड वर्ड कहाँ पर आता है आपका, 1921 में। 1921 में ये चीज स्टार्ट होती है, क्या, कमेटी ऑफ लेडीज चेम्सफोर्ड लीग इनिशिएटेड द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, ठीक है। तो जो एक लेडी चेम्सफोर्ड लीग थी, उन्होंने क्या इनिशिएट किया 1921 में चाइल्ड एंड मैटरनल हेल्थ सर्विसेज, ठीक है। फिर 1931 में क्या हुआ, रेड क्रॉस सोसाइटी
इस्टेब्लिश मैटरनिटी सेंटर्स इन वेरियस पार्ट ऑफ कंट्री। उसके बाद क्या हुआ, एक बहुत ही अच्छी चीज हुई है ना, ये बहुत ही जरूरी चीज था कि अभी क्या स्टार्ट हुआ, फिर मैटरनिटी सेंटर्स स्टार्ट किया गया। मैटरनिटी सेंटर्स को स्टैब्लिश किया गया डिफरेंट सिटीज में, इंडिया के डिफरेंट पार्ट में, है ना। किसके द्वारा, किसने स्टार्ट किया, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ने। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ने 1931 में क्या स्टैब्लिश किया, सेंटर्स स्टैब्लिश किए, है ना, थ्रू द मैटरनल एंड चाइल्ड वेलफेयर ब्यूरो। किसके द्वारा, किसकी हेल्प से, मैटरनल एंड चाइल्ड वेलफेयर ब्यूरो। फिर 1946 में सबसे पहली जो कमेटी बनाई गई थी, है ना, 1946 में जो सबसे पहली कमेटी बनाई गई थी सर जोसेफ भोरे द्वारा, है ना, तो उसमें क्या उन्होंने भी इस चीज पर ध्यान दिया, मैटरनल हेल्थ पर ध्यान दिया, है ना। जब हम, अगर आप लोगों ने डिफरेंट कमेटीज पढ़ी होंगी, 5 ईयर प्लान पढ़ा होगा, तो आपने वहां पे देखा होगा कि सर जोसेफ भोरे की जो कमेटी थी, उनका जो एक लक्ष्य ये भी था कि एमएमआर को कम करना, है ना, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट को भी कम करना था। तो सर जोसेफ भोरे ने उस पर भी काम किया। जो पहली हेल्थ कमेटी बनाई गई थी सर जोसेफ भोरे ने, उन्होंने भी मैटरनल एंड चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज पर ध्यान दिया। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन envision the establishment of new social order based on justice equality। यहाँ पर क्या कि उसके बाद क्या हुआ कि बच्चों के लिए, है ना, चाइल्ड्स के लिए कुछ नए नियम बनाए गए, कुछ नई चीजें लाई गई उनके वेलफेयर के लिए। बहुत सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं कि भारतीय संविधान ने न्याय, समानता और व्यक्ति की गरिमा पर आधारित नई सामाजिक व्यवस्था की स्थापना का अवलोकन किया है। इसमें राज्य को सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार और एक प्राथमिक कर्तव्य के रूप में दर्ज किया गया है। नागरिकों को अपने आयु या शक्ति के अनुपातित व्यवसायों के लिए आर्थिक आवश्यकताओं मजबूर न, बच्चों को स्वतंत्रता के माहौल में स्वस्थ रूप से विकसित अवसर। मतलब कि यहाँ पर उसके बाद मैटरनल चाइल्ड हेल्थ के बाद जो बच्चे थोड़ा बड़े हो जाते उनके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दिया गया कि अगर गरीबी है तो ऐसा बच्चों पे प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है कि आप उनसे काम करवाए। वो सारी चीजें आगे हैं, हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी ये सिर्फ थोड़ा सा समरी है, नेक्स्ट क्लास में हिस्ट्री को डिटेल में और अच्छे से पढ़ेंगे। देख लेते हैं नेक्स्ट। फिर क्या हुआ, एक नेशनल पॉलिसी चिल्ड्रन 1977 क्या हुआ, पास किया गया या फिर लाई गई, है ना, एक नई पॉलिसी थी, द नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन 1977, है ना। इसका एम क्या था, टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव सर्विसेज फॉर चिल्ड्रंस फिजिकल, मेंटल एंड सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, तो एक 1977 में एक पॉलिसी लाई गई जिसका एम क्या था कि जो बच्चे थे ना, उनका पूरा ध्यान रखना, कॉम्प्रिहेंसिव केयर करना, है ना, वो सोशल, चाहे वो सोशल लेवल पे हो, है ना, या फिजिकल या फिर मेंटल लेवल पे, सारे लेवल पे क्या उनका केयर करना, उनका ध्यान रखना, उनके वेलफेयर के लिए एक क्या पॉलिसी लाई गई जिसका नाम था द नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन। कब लाया गया, 1977 में। फिर नेक्स्ट है द पॉलिसी ऑन फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम 1977, है ना, ये फैमिली इंपॉर्टेंस ऑफ एंटीनेटल एंड पोस्टनेटल केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर्स। ठीक है, अभी तक इससे पहले कोई जो प्रेगनेंसी के बिफोर या प्रेगनेंसी के बाद के देखभाल के लिए कोई भी ऐसा रूल रेगुलेशन नहीं आया था, लेकिन उन्होंने फिर एक नया पॉलिसी बनाया। कब बनाया, 1977 में, जिसका नाम रखा द पॉलिसी ऑन फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, है ना, जिसका एम क्या था कि पोस्टनेटल केयर और एंटीनेटल एंड पोस्टनेटल केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर। ठीक है, ये रहा। आगे देख लेते हैं अल्मा अटा डिक्लेरेशन। अल्मा अटा डिक्लेरेशन कब आया, 1978 में आया, है ना, जिसका क्या एम रहा है, प्राइमरी हेल्थ केयर कंपोनेंट। इसने किस पे ध्यान दिया, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के घटकों पे, है ना, जो प्राथमिक स्वास्थ्य के लिए जो चीजें जरूरी होती है ना, सेफ वाटर या फिर क्लीन सैनिटाइजेशन, इन सब चीजों पे ध्यान किसने दिया, किस पे ध्यान दिया गया, अल्मा अटा डिक्लेरेशन में, है ना। वहां पे कुछ चीजें निकल कर आई जो कि इंपॉर्टेंट थी मैटरनल हेल्थ को लेकर और चाइल्ड हेल्थ केयर के लिए। तो ये कब आया, 1978 में, है ना।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइन WHO चार्टर फॉर हेल्थ डेवलपमेंट इन 1980 में क्या गवर्नमेंट ने क्या किया, WHO के साथ मिलकर एक चार्टर बनाया, किस लिए, मैटरनल वेलफेयर के लिए, ठीक है। फिर चार्टर प्रीएम्बल एम्फसाइज कोलैबोरेटिव हेल्थ एफर्ट्स। ये इन सारी चीजों को हम आगे क्लास में डिस्कस करेंगे। ये सिर्फ थोड़ा सा आपको मैं बार बार बता रही हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, क्लास लंबी ना हो इसलिए जो है इन चीजों को हमने थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बताया है, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए। नेक्स्ट टाइम हम हिस्ट्री को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं अगले क्लास में। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो आज हमने पढ़ लिया है इंट्रोडक्शन ऑफ मिडवाइफरी, है ना, और ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग। तो इस चीज को हमने देखा कि सबसे पहले हमने देखा कि ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग क्या होता है ना, मिडवाइफरी क्या होता है, देन उसके बाद डिफरेंट टाइप के जो टर्म्स यूज किए जाते हैं वो हमने देख लिया। उसके बाद जो थोड़ा बहुत ट्रेंड्स थे, है ना, ट्रेंड्स तो काफी हमने डिटेल में पढ़ा। हिस्ट्री जो हमने थोड़ा ब्रीफ में पढ़ा है वो नेक्स्ट क्लास में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना स्टूडेंट्स। किसी भी तरह की क्वेरी हो, अगर आप कोई नए टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई विल try to make new video on that topic. Okay, thank you.